दोस्तों स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑटोमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट 2 पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आई होप कि आज हम इस चैप्टर को क्लियर कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट इस चैप्टर को हम कर देंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसका। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे कि आई होप कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। क्वेश्चन नहीं दिए थे बट कहा था कि उन चीज़ों को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा करके। ठीक है, तो आई होप कि आपने वो कर लिया होगा। वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। उसको आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि जब आप उसको देख लेंगे तभी ये आपका समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है हुंड का नियम। ठीक है, हुंड का नियम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुंड्स रूल। वैसे इस रूल को मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं तो इसमें उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हुंड का नियम ये कहता है, इस नियम के अनुसार किसी उपकक्षा में यानी ऑर्बिटल्स में कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक उसमें ऊर्जा क्या होता है कि उसके ऊर्जा के कक्षक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। ठीक है, अब देखिए ये कहना क्या चाहता है। पहला भी इसमें हम टॉपिक ये जानते हैं कि युग्मन क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन से इसका मतलब क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सब कक्षक होते हैं यानी एस पी डी और एफ, एस पी डी एफ होता है। एस में मैंने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक ब्लॉक में भरते हैं। पी में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो कि इसी प्रकार के 3 जो ब्लॉक होंगे उनमें इस तरीके से वो भरेंगे। ठीक है, डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, तो इसमें क्या है 5 ऐसे ही ब्लॉक होंगे, और एफ में ऐसे ही 14 भर सकते हैं, तो 7 ऐसे ही ब्लॉक होंगे। तो देखिए होता क्या है कि ये कह रहा है कि इन कक्षाओं में किसी उपकक्षक में यानी एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ न हो जब तक कि उस ऊर्जा के कक्षक में, यानी उस ऊर्जा का मतलब है, ऊर्जा का मतलब है एस की ऊर्जा हो सकती है या पी की ऊर्जा, उस ऊर्जा के कक्षक में, इनकी क्योंकि अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। देखिए ये कहता है कि सपोज हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसमें तो देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्मन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों का होना, ये कौन सी उनकी डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि आपको पता है कि इनकी अलग अलग डायरेक्शन होती है, दोनों की इलेक्ट्रॉनों की, किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी अलग अलग डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में जाएगा तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक क्लॉकवाइज जाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो पहले बेसिकली क्लॉकवाइज यहाँ पर वो भरते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो एस है इस पे हमने क्या कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और तो ये चल गया। ठीक है, अब इस पे देखिए जो पी है, पी पे हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो ये कहता है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन से अर्थ है कि देखिए युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्ष में न भर जाएं। यानी सबसे पहले देखो इनको भरने का जो रूल होता है वो ये होता है, देखिए पहले हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्लॉकवाइज, फिर दूसरा इसमें भरेंगे, फिर तीसरा इसमें भरेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे इनका युग्मन स्टार्ट करेंगे। युग्मन का मतलब है एक युग्म, एक कपल इनका हो जो बनेगा वो तब जाके बनेगा। पहले 1 2 3 इनका देखिए, पहले हमने ये भरा 1, फिर 2, फिर 3 भरा, फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा, ये छठा इलेक्ट्रॉन भरा। ऐसा नहीं कि 6 इलेक्ट्रॉन अगर हमने भरने हैं सपोज इन तीनों में, तो हम ऐसा कर दें कि पहले 1 इसको भर दें, फिर 2 इसको भर दें, फिर 3 इसको भर दें, फिर 4 इसको भर दें, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से नहीं भरेंगे। पहले 1 2 3 भरेगा, फिर 4 5 6 भरेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन जो होता है उसको इस तरीके से किया जाता है। यही क्या है, हुंड का नियम है। इसी को हम क्या कहते हैं, हुंड का नियम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी कपल तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक को उसमें बॉक्स में न भर जाएं। ठीक है, तो ये हुंड का नियम है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह 10 में है, पहले क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 ये भर लेंगे, उसके बाद 6 7 8 9 10 इस तरीके से भरेंगे। अब इसको आप ये सोचिए, ये जो ब्लॉक हमने भरे ये कब भरते हैं। देखिए सपोज कोई है हमारे पास सोडियम 11,
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये हम इसको बनाएंगे। तो अब इसको यहाँ पर देखिए भरते कैसे हैं। तो 1s का हम यहाँ पर एक ब्लॉक बनाएंगे 1s का, फिर ये किसका है, ये 1 के लिए है, पहले n=1 के लिए है। फिर हम बनाएंगे 2s2 का, ये देखिए ये इसके लिए है, ये इस p के लिए है 1 2 3, p के लिए 3 बनेंगे। और फिर चौथे के लिए 4s का, ये कितना है 2s का है, ये 2p का है। ठीक है, ये मैं आपको बता। अब इनको भरना कैसे देखिए, 1s के लिए हम पहले भरेंगे s में, ये पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, s में तो खैर साथ ही भर जाते हैं। ठीक है, 2 में s में क्या होगा, पहले क्लॉकवाइज s के लिए फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब p में क्या होगा देखिए, ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां 7वां, क्योंकि टोटल हमारे पास 11 है। ठीक है, 7वां भर गया, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, इसीलिए 11वां इलेक्ट्रॉन इसमें सिंगल रह जाएगा। ये 11वां ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड कैसे बनाता है, इसको ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये कोशिश करेगा कि मैं जल्द से बाहर निकल जाऊं और बाहर निकल के क्या करूं, दूसरे किसी उसके साथ मिल जाऊं। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाने का यही इसका रीजन है, यही क्या करता है, उसको बाहर निकलता है। अब ये बाहर निकलने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें ज़रूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक ऊर्जा। आयनिक ऊर्जा यानी आयनोसेशन पोटेंशियल। आयनोसेशन पोटेंशियल इसको हम कहते हैं, यानी आयनिक ऊर्जा हिंदी में हम इसको कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है उसको हम आयनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको हुंड का नियम क्या है समझ में आ गया होगा। आपके पेपर की डेट भी अभी नज़दीक आ रही है, क्योंकि मार्च देखिए फर्स्ट वीक में आई थिंक आपके पेपर हो जाएंगे। तो ये क्या है कि इसमें ये आपको अब ध्यान ज़्यादा देना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको कंटिन्यू अपने मेहनत को रखना है आगे। ठीक है, कंटिन्यू आप बने रहिए और अपने पढ़ाई को करते रहिए ताकि पेपर आपका सही जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो ये तो था हमारा किसका, हुंड का नियम। अब दूसरा हमारा एक आता है यहीं पर, उसको आप देख लीजिए, ये तो हमारा हुंड का नियम था। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारे पास है क्या, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इसे। दूसरा हमारा जो है वो है क्या, पॉली का नियम, यानी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यह हमारा दूसरा हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, हुंड का नियम और पॉली का नियम, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पॉली का नियम क्या है वो भी देखिए, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे ही रिलेटेड है, यानी इन ये जो ब्लॉक्स हैं वो भी इन ब्लॉकों के साथ ही खेलने में लगे रहा। पॉली जो वैज्ञानिक था वो भी इन्हीं ब्लॉकों के साथ खेलने में रहा और इन्हीं में स्टडी कर डाली। ठीक है, उन्होंने क्या स्टडी कर डाली, उन्होंने देखे जो हुंड ने हमें बोला कि ये जो ब्लॉक हैं इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इनका जो युग्मन होगा वो तब होगा जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाके उनमें दूसरे भरे जाएंगे। तो पॉली ने इससे आगे क्या दिया, पॉली ने कहा कि किसी एक ऑर्बिट में, यानी एक ऑर्बिटल में यानी कक्षक में, उसने कहा विपरीत डायरेक्शन एक, क्योंकि इनमें मैंने आपको बताया सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का क्लॉकवाइज होती है, एक की एंटी क्लॉकवाइज होती है। उसने कहा एक किसी कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। विपरीत चक्रण यानी अपोजिट डायरेक्शन के 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसने कहा इसमें 2 से ज़्यादा नहीं भरेंगे हम, या 3 नहीं भरेंगे, या फिर इसको हम ऐसा नहीं कर देंगे कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा वो नहीं होगा। देखिए इसमें उसने कहा कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये जो कंडीशनें इसमें बन रही है देखिए, ऐसा उसने कहा कभी नहीं हो सकता। कैसा, उसने कहा कि सपोज एक ये इस डायरेक्शन में है दूसरा भी इस डायरेक्शन में, उसने कहा एक इस डायरेक्शन में है दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, या फिर एक इस डायरेक्शन में है दूसरा इस डायरेक्शन में और तीसरा फिर इस डायरेक्शन में। उसने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने कहा अगर हो सकता है तो सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कोई एक ब्लॉक है तो उसमें सिर्फ क्या होगा, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है और 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, मोर देन 2 नहीं हो सकते, केवल 2 ही होंगे। ठीक है, उसमें केवल 2 ही होंगे। तो
ये था हमारा पॉली का नियम। उसने कहा कि किसी एक कक्षक में दो से अधिक एक समान दिशा वाले डायरेक्शन नहीं हो वाले इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। किसी कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो आपको क्या इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, किसी कक्षक या ऑर्बिटल्स में अधिकतम विपरीत चक्रण यानी अपोजिट डायरेक्शन वाले दो इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ये कहा था किसने, पॉली ने। यानी पॉली एक्सपेंशन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था वो ये था। तो आई होप कि आपको हुंड का नियम और पॉली का नियम समझ में आ गया होगा। आगे आपकी प्रायोगिक टेबल है, ठीक है, आवर्त सारणी, उनके गुण हैं जो कि आप खुद ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा उतना समझाने का वो नहीं है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उसकी विशेषताएं, और उसकी जो त्रुटियां थी वो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। पेपर में कभी कभी आ जाते हैं, पूछ लेता है, तो ये आपको खुद ही याद कर लेना है पढ़ के, ठीक है। प्रायोगिक टेबल है, मॉडर्न फॉर्म है उसका, मॉडर्न फॉर्म आप देख लीजिए क्या है उसका, ठीक है, ज़्यादा इतना डीप जाने का उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एक्सटेंडेड एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रायोगिक टेबल, ये उसका जो आवर्त का जो विस्तारित रूप है ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं। SPDF वगैरह इसमें ब्लॉक्स हैं, तो इसमें ज़्यादा उतना कुछ है नहीं। बाकी आगे आपका क्या है, आई थिंक ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, परमाणु त्रिज्या करके इसमें है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नाभिक के केंद्र से अंतिम कोश की। देखिए सपोज ये कोई नाभिक है, इसके चारों तरफ सपोज कोई ये KLMN ये चार रेखाएं हैं, तो नाभिक के केंद्र से सपोज इसमें बाहर तक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो डिस्टेंस है नाभिक के केंद्र से इसकी बाहर तक की जो दूरी है सबसे बाहरी कोश की, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ आगे है नहीं, ठीक है। आगे इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिन पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है जो परमाणु की त्रिज्या है उस पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए किसी परमाणु में उपस्थित विभिन्न कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की नाभिक का भिन्न भिन्न आवेश को महसूस करना। देखिए ये क्या कहता है, जैसे सपोज हमारे पास ये एक नाभिक है जिसके चारों तरफ क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट बनी हुई हैं जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये कह रहा है इस नाभिक से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके द्वारा महसूस किया गया आवेश, यानी जो बीच का जो नाभिक है वो कितनी ताकत से इस इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके बीच की जो दूरी है भैया, जितनी कम दूरी होगी वो उतना टाइट तरीके से उसको खींचेगा। क्योंकि देखिए अगर ये इतना नज़दीक है, सपोज ये कोई नाभिक है और इसके चारों तरफ में ये कोई कोश है जिसमें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इतना नज़दीक है, और इसी के एक इतनी दूरी पर कोई दूसरा ऑर्बिट है जिसमें कि एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इतनी दूरी है। तो भाई इस दूरी में ये क्या करेगा, ये कम बल का महसूस करेगा और ये क्या करेगा, अधिक बल का महसूस करेगा। तो यही बल जो है वो क्या कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किसी आवेश द्वारा कितनी जोर से उसको खींच रहा है, नाभिक उसको कितना ताकत से खींच रहा है वो डिपेंड करता है। उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और वो डिपेंड करता है उनके बीच की दूरी के। जितने दूरी कम होगी, दूरी जितनी कम होगी उतना ही आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। दूरी जितना कम, आकर्षण बल उतना ही अधिक, ठीक है। यानी जो आकर्षण बल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है परमाणु त्रिज्या के। ये आपको याद रखना है, आकर्षण बल जो है वो प्रोपोर्शनली अपोजिट है, इन्वर्स है परमाणु त्रिज्या के, ठीक है। सॉरी ये आपको विजिबल नहीं है, मैं आपको
दिखाता हूँ। ये देखिए, जो आकर्षण बल है वो क्या है, परमाणु त्रिज्या के अपोजिट है, ठीक है। ये आपका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इसी से आगे एक टर्म बनता है, देखिए वो क्या क्या होता है, आयनिक ऊर्जा। आयनिक ऊर्जा मैंने आपको बता दिया है, जैसे सबसे बाहरी कोश में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, इस परमाणु के सबसे बाहरी कोश से जो इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक ऊर्जा कहते हैं। आयनिक ऊर्जा यानी आयनिसेशन पोटेंशियल, ठीक है, उसको हम आयनिक ऊर्जा कहते हैं। अब आयनिक ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, फिर मैं आपको बता दूं, जितना दूरी अगर ज़्यादा होगी उतना ही आयनिक ऊर्जा उसमें कम होगी। दूरी जितना का, आयनिक ऊर्जा भी क्या है, आयनिक ऊर्जा भी इन्वर्सली देखिए जो प्रोपोर्शनल है परमाणु त्रिज्या के। कैसे है, देखिए परमाणु त्रिज्या कम होगी, जितनी कम होगी तो आयनिक ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा हमारी लगेगी, खर्च होगी। ये आप याद रख रहे हैं, ये खर्च होगी क्योंकि ये हमें देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब जितनी जो त्रिज्या है वो क्या होगा, कम होगी, उतना ही हमें ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। जितनी ऊर्जा परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगी, अब भैया सपोज इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमको ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम ऊर्जा लगेगी, क्योंकि ये इतना दूर है, इसका ये आकर्षण बल उतना कम है, उतना कम है ना, तो इसको बाहर निकालने में हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे। या फिर आवर्त सारणी में दाएं से बाएं तरफ जाने पर आयनिक ऊर्जा अधिक हो जाती है, ठीक है, आयनिक ऊर्जा उसमें अधिक लगने लग जाती है अगर हम दाएं से बाएं की ओर जाएं। यानी आयनिक पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम दाएं से उसमें बाएं की ओर जाएं तो हमको जो आयनिक ऊर्जा है वो ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि बाएं तरफ जाने पर क्या होता है, हमारे जो नंबर ऑफ जो ऑर्बिट्स हैं वो कम होते जाते हैं, यानी हम इसके अंदर को जाते रहते हैं, इसके अंदर को हम जाते रहते हैं। इसमें हमारा जैसे बाहर सबसे बाहरी कोश में है तो हम इससे अंदर की ओर उसमें जाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता यानी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। वो क्या चीज़ होती है, देखिए किसी उदासीन या विगलित परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। सपोज ये तो हमने बात की थी निकालने की, यहाँ पर देखिए अगर ये कोई पॉजिटिव वो है तो इसके बाहरी कोश में, सबसे बाहरी कोश में ही हमारा जो लेन देन होता है वो सबसे बाहरी कोश से होता है, ठीक है, हमें अंदर नहीं जाना पड़ता। तो बाहरी कोश से उसमें एक इलेक्ट्रॉन को उसमें अंदर भेजने में जितनी ऊर्जा निकलती है, जितनी ऊर्जा बनती है उसको हमें मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने पर क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। कैसे, बाएं, मैंने कहा बाएं से दाएं जाने पर, समझ रहे ना आप, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे कि नाभिक में आने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा एनर्जी उसमें निकालते हैं वो और जल्दी उसको कैच कर लेता है, समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, ये आपका चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज। तो इसमें कोई भी अगर चीज़ आपको नहीं आती है तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम पे हमने आपके चैट के लिए खोल रखा है, वहाँ पर आप हमें कमेंट क्वेश्चन आपने क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपके जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जो केमिकल बॉन्डिंग, कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोहेसिव बॉन्ड, ये सारी चीज़ें हम उसको जानेंगे, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।